आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान KB जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, सुरबहार और सितार के तारों में ज़िंदगी के कौस ख़ज़ां के रंगों में डूबे मौसीक़ी के आसमान का दरख्शां सितारा। आज के हमारे मेहमान उस्ताद मुश्तबा अली खां हैं, जिन्होंने अपनी उंगलियों के कमाल और सितार के तानों के जादू से न जाने कितने इवेंट्स में अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई और नामवर गज़ल गुलकार और संगीत की महफिल में बेहतरीन परफॉर्मेंस से शायकीन मौसीक़ी का खूब दिल जीता। कई मरतबा तो उंगलियों और तारों के बीच हवा की रफ्तार से ज़ायद सितार और लय की जादूगरी से संगीत की दुनिया में इनकी एक अलग ही पहचान बनी। तो नाजरीन, मुश्तबा अली खान ने अपने विरसे से मिले इस फ़न के ज़रिए मुख्तलिफ मुकामात पर अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए लाखों शायकीन का दिल भी जीता है। तो आइए मिलते हैं उस्ताद मुश्तबा अली खान से, जिन्हें आप और हम चांद भाई के नाम से जानते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है उस्ताद मुश्तबा अली खां साहब, जिसे हम मोहब्बत से चांद भाई के नाम से जानते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनाब जाहिद अली ख़ान साहब, आमिर अली ख़ान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने तकरीबन 10-20 साल से मेरे पीछे इतनी शोहरत दिलाए हैं मुझे, जितना मैं रेडियो में था उससे कई गुना मुझे शोहरत मिली। तहे दिल से इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। चलिए खान साहब, शुरुआत आपके बचपन से मैं करना चाहूँगा। संगीत आपको गुट्टी में मिला है, यानी आपके वालिद मोहतरम, ख़ुद आपके दादा एक बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट का जो शौक़ रहा है, उन्हीं के ज़रिए आपको ये विरासत में मिला जी। तो कैसे आप याद करना चाहेंगे उन दिनों को? देखिए, सबसे पहले बात तो वाजिद अली शाह के दरबार में बड़े मोहम्मद खान साहब एक दरबारी गवैये थे, बीनकार व गुलकार, और उनके बेटे वारिस अली खान साहब वो भी बीनकार गुलकार, उनके बेटे अब्बास अली खान साहब बीनकार व गुलकार। ये वारिस अली खान साहब, बड़े मोहम्मद खान साहब तो वाजिद अली शाह के दरबार में थे, लेकिन जो अब्बास अली खान साहब थे बीनकार व गुलकार, उनको यहाँ पे सरकार हुजूर निज़ाम की तरफ से मनसब थी, उनको 240 रुपये मनसब मिलती थी उनको। उन्होंने यहाँ के दरबारी जो है सोसखान कहने लगे। उस ज़माने में बहरामत दौला के पास जो है सोसखानी होती थी, तो सोसखानी में सरकार तशरीफ़ ला के बोले कौन है ये? तो बोले अब्बास अली खां बनारस से आए हुए हैं, ठीक है इनको अपने पास रखो। तो वहाँ पे मनसब मिलती थी, और उस्ताद अब्बास अली खां साहब को वो बीनकार और गुलकार थे। उनके बेटे अकबर अली खां साहब, उनको भी मनसब मिलती थी, वो भी बीनकार थे गुलकार। लेकिन मैं जो है बीन भी नहीं हासिल किया और गाना भी बहुत मुश्किल दिखा, शुरू किया। फिर बाद में मैं सितार शुरू किया, तो उसके बाद में सितार में ही अपना मुकाम हासिल करके रेडियो स्टेशन से जो है मैं पहले ऑडिशन लोकल पास किया, बाद में फिर म्यूज़िक ऑडिशन बोर्ड से जो है दिल्ली से पास किया। उसके बाद फिर मैं जॉब शुरू कर दिया। मुश्तबा अली खान साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपके जो विरसे का जो फ़न था जी, उससे हटकर आपने सितार की तरफ रुख किया। सितार प्लेयर की हैसियत से आपने अपनी ज़िंदगी के जो अनमोल दिन हम जिन्हें कहेंगे वो आपने बिताए।
लेकिन सितार के भी आपके उस्ताद रहे होंगे, क्योंकि आपने जिस तरह बताया आप अपने वालिद मोहतरम से सीखा है या फिर आपके दादा, किससे आपने इसकी तालीम बाकायदा तौर पर हासिल की? मेरे वालिद उस्ताद अकबर अली ख़ान साहब बिनकार और गुल्लकार, उन्हीं से सितार सीखा मैं। और फिर उसके बाद जो है आकाशवाणी में ऑडिशन दे के, म्यूज़िक ऑडिशन बोर्ड निकाल के, वहाँ से पास होने के बाद नौकरी भी शुरू किया मैं। तो आप कितना वक्त दे पाते थे सितार सीखने के लिए? 5-6 घंटे सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए 5-6 घंटे होते थे मेरे को। 5-6 घंटे अलग से प्रैक्टिस करता था, फिर सिखाता था अलग लोगों को, वो अलग प्रैक्टिस। अच्छा, जी। इसमें होता यह है कि जो आपका प्रैक्टिस का टाइम होता है, उमूमन सुबह के औकात में या फिर शाम के औकात में, क्योंकि आपने मैं समझता हूँ तालीमी मैदान में भी आप आगे रहे होंगे, आपने तालीम भी हासिल की होगी, यानी मेरी मुराद ये एजुकेशन। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आप। मैं जो है उस्मानिया मैट्रिक किया सिर्फ़, उसके बाद मेरी पढ़ाई मुनक़ते हो गई और पूरा मैं प्रैक्टिस में ही अपना टाइम लगा देता था और ट्यूशन्स में लगा देता था सिखाने में लोगों को। काफ़ी अच्छे बड़े लोग सीखते थे और जिसमें से जो है मैं अपना टाइम उसी में गुज़ारता था। बाद में फिर नौकरी के बाद तो मेरे को फिर ट्यूशन्स और ये इसके लिए टाइम नहीं मिलने लगा मेरे को। नौकरी में ही अपना टाइम गुज़ारता था मैं। नहीं, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई। अ, जब आप सितार सीख रहे थे अपने वालिद मोहतरम से, आपके गुरु आपके वालिद मोहतरम ही रहे जी। हैं, तो एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप सितार सीख रहे थे, जैसे ही आपने सीखा, सिखाना भी शुरू किया, जी। वो कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि उमूमन होता ही है कि जो स्टूडेंट होता है, जो तालीम हासिल करता है, सितार की हो, तबले की हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट की, वो फौरी तौर पर सिखाना कैसे शुरू कर सकता है? बहुत अच्छी बात पूछे आप। मैं 4 साल की उम्र से जो है सितार सीखना शुरू किया और तकरीबन 4-5 घंटे बजाता था। और फिर उसके बाद जो है मेरे को बाबा उसी ज़माने से, तकरीबन मैं 8 साल 10 साल का होऊँगा, मेरे को अपने ट्यूशन की जगह लेके जाते थे। लेके जाके वहाँ पे शुरू करवाए, बोले ये ट्यूशन शुरू करो, ये सीखो। तो जब मैं ट्यूशन शुरू करता था, सिखाता था, वो बोलते थे देखो इतना बताओ, फिर इसके बाद इसके 1 हिस्से सीखना, 10 हिस्से करना इन्हों, ऐसा करो और 100 हिस्से जो है सुनना इन्हों। तो आप इनको 100 हिस्से सुनाओ, 10 हिस्से करने दो और 1 हिस्सा सीखने दो इनको। तो ये मेरे वालिद जो है गाइड किए शुरू में सिखाते वक़्त। तो जब मैं ये सिखाता था उसके बाद अब मेरे को मुहावरा हो गया, एक मिज़ाजदारी आ गई, एक तजुर्बा हो गया कि कैसे सिखाना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए, प्रैक्टिस कितनी करवाना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करवाने के बाद जब मैं सुनने के बाद दूसरा लेसन देता था। तो इस सिलसिले में मेरे को काफ़ी सहूलत हुई, बाबा का जो मेरे को सिखाने का अंदाज़ सीखा मैं, मेरे को इससे काफ़ी जो है मदद मिली। अच्छा मुश्तबा अली ख़ान साहब, जब आपने सीखना शुरू किया बाकायदा तौर पर, जब आपने तालीम मुकम्मल की, तो पहला कौन सा राग आपने सितार पर बजाया होगा? मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को ज़रूर सुनाएं। जी, जी, जी। पहले शुरू में जो मेरे को बाबा राग बताए थे, वो जो है गौड़ सारंग से शुरू किए। तो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। ज़रूर, ज़रूर। मुश्तबा अली ख़ान साहब, एक सवाल ये है कि आपने
अपने वालिद मोहतरम से इस सितार को सीखा, बड़े शौक़ से इन्होंने सिखाया। इन्होंने जो कुछ आपको सिखाया जी। या जो बताया, कुछ यादें जो इस शो के ज़रिए आप शेयर करना चाहते हैं, जो बहुत ही आपके लिए या फिर हमारे ऑडियंस के लिए यादगार साबित हुई हों, वो आप बता सकते हैं? कोई वाक़या जो आपके वालिद मोहतरम के साथ, या फिर आप जिस तरह उनके पास स्टूडेंट्स आया करते थे, उनके जो शागिर्द आया करते थे, कोई ऐसे वाक़यात अगर आपको याद आते हैं तो इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक मर्तबा बाबा के पास जो है मोइनुद्दौला के बेटे नवाब सुल्तान नवाब सीखने आते थे। वो सीखते थे और काफ़ी 4-5-6 घंटे बैठते थे। उसके बाद वो सीखते सीखते जो भी बजाना शुरू किए, तो वो मियाँ की टोड़ी बताए बाबा, तो उन्होंने मियाँ की टोड़ी बजाई। फिर उसके बाद दूसरे दिन आए तो फिर भूल गए वो। अच्छा। फिर उसके बाद जो है बाबा बोले कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर बाद में फिर दूसरे दिन आए वो, तो बोले हज़रत मेरे को जो है ये आस्ताई जो है मेरे ज़हन में नहीं बैठी है, निकाल। अच्छी बात है, ठीक है। बोल के बाबा फ़ौरन वो मेरे को दिए, सितार दे के बोले कि ए लो ये ज़रा बताओ नवाब को ये बताओ ये चीज़ बोल के। तो मैं लेके बजाने लगा, तो उसके बाद बता के बोले। फिर उसके बाद दोबारा जो गए तो वापस आ गए। मैं ये सोचा हज़रत कि मैं प्रैक्टिस कम कर रहा था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन्हों चांदमियाँ तो डेली 4-5 घंटे बजाते ना, वो ख़्याल से मैं जो है प्रैक्टिस करके आया हूँ उनका देख के। अब मेरे को याद हो गई है मियाँ की टोड़ी, ये एक वाक़या। तो मियाँ की टोड़ी अब थोड़ा-सा बजा के बताइए। वाह! क्या बात है, क्या बात है चाँद भाई। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। मुश्तबा अली ख़ान साहब, देखा जाए तो अ, आपकी इस विरासत को लेकर आगे चलना या फिर इस फ़न को क़ायम रखना, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आप समझते हैं? वो थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइए। क्योंकि आपको ये जो फ़न मिला है, मौरिसी फ़न है, विरासत में इस फ़न को आप आगे लेकर जा रहे हैं, तो कितनी ज़िम्मेदारी बन जाती है एक फ़नकार के लिए? देखिए, आप जो सवाल किए मेरे से, ये काफ़ी जो है लाजवाब सवाल है। देखिए आप, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी तपस्या मैं बाबा के पास किया हूँ, अभी आपसे ज़िक्र किया एक शागिर्द उनके प्रैक्टिस नहीं करते थे, इस बात से उनको कुछ याद नहीं हुआ। मैं इतनी तपस्या किया हूँ, 4-5 घंटे डेली बजाता था और सीखता था। 1 हिस्से सीखता था, 10 हिस्से करता था उसको। तो मेरे को जो है ये मेरा शौक़ कायम रहा। अब मेरे बच्चों में तो ऐसा रहा कि एक बच्चा पीएचडी कर लिया, दूसरा बच्चा और वो है ये लोग जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, और बच्ची भी जो एचएसबीसी में हो गई। अब ये लोगों को सीखने के ताल्लुक से तो मैं ये नहीं समझ सकता कि क्या ये लोग इतनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। जो प्रैक्टिस मैं किया हूँ, जो तपस्या मैं किया हूँ, ये लोग मैं तो सोच भी नहीं सकते ये लोग तो, जो मैं प्रैक्टिस किया हूँ। तो लिहाज़ा ये सिर्फ़ अब ये मेरे तक ही रहने वाला है, और जो कुछ शागिर्द सीखे हैं वो रहेंगे, मगर वो जो सीखे सो भी वो इतने बड़े-बड़े पैमाने के लोग हैं कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एक थे बाबा के शागिर्द नवाब कुदरत अली खां सरकार के पोते, और दूसरे मेरे शागिर्द थी सरोजनीपुल्ला रेड्डी, हेल्थ मिनिस्टर, अब तो रहे नहीं वो। तो जो लोग हासिल किए वो लोग भी नहीं रखे, और इस वक़्त जो है मेरे बच्चों से तो तवक्को ही नहीं, वो लोग अपने-अपने रोटी-रोज़ी में अच्छे मुक़ाम के ऊपर चले गए हैं, उनको तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मेरे को जो कुछ सीखे हैं, अब उसमें से वो लोग अगर रखे तो फिर ये उनकी नसीब और ये फिर मेरी कोशिश है। नहीं, लेकिन अगर मुश्तबा अली ख़ान साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये आपका मोरसी फ़न है, विरासत में मिलता है, तो बहरहाल इस फ़न को आप आगे ले जाने के लिए आप अपने बच्चों को ये फ़न उनको सिखाना चाहिए, या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपके शागिर्द भी आपको इससे जोड़ना चाहिए शागिर्दों को,
ताकि ये फ़न और भी आगे ले जा सकें। अगर ऐसी सूरत हाल में जिस तरह आपने बताया कि भाई आपके एक लड़के ने पीएचडी कर ली और एक फॉरेन कंट्री में वेल सेटल है, तो ऐसी सूरत हाल अगर बनती रहेगी तो मैं समझता हूँ ये फ़न अधूरा का अधूरा रहेगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं भी बहुत कोशिश किया, तहे दिल से कोशिश किया। मैं स्कूल खोला था एक एकेएस म्यूज़िक एकेडमी, अकबर अली ख़ान साहब के नाम से, मेरे वालिद के नाम से खोला था मलकपेट में। वो एकेएस म्यूज़िक एकेडमी, वो एकेडमी 10 साल चलाया मैं। और 10 साल में जो है तकरीबन 30 to 35 अच्छे सीखने वाले हुए, मगर सब ऐसे लोग, कोई कर्नल की बीवी है, कोई और भी दूसरे लोगों के, ये लोग चुप सीखे हैं, शौक़ को सीखे अपने, और कोई पक्का नहीं सीख सका। और जिस जगह मेरे को स्कूल जो दिए थे उनका बच्चा भी सीखा, वो भी सीखा, सही है। लेकिन आपको तो मालूम है आजकल तो कोई ना इसे प्रोफेशन बनाता और ना तो इसकी कोशिश करते। तो ये जो तपस्या है उन लोगों के लिए बहुत गरां है। तो अब मेरे को तो यही करना चाहिए कि जो मैं हासिल किया हूँ इसकी रिकॉर्डिंग जो है महफूज कर दूँ, ताकि ये रिकॉर्डिंग से लोग कुछ मुस्तफ़िद हो सकें। नहीं, लेकिन एक बात है मुश्तबा अली खान साहब, आप भी बगौर जायज़ा लिए कि जो हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट है उसको लोग ज़्यादा सीखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? आप क्या मानते हैं? क्या इस फ़न सीखने के बाद आगे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे? ये सीखने के बाद एक मुकाम हासिल करने का मौका फ़राहम होगा, या फिर उतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है, या फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो यही देखते हुए आया हूँ, आप जो बात बड़ी अच्छी बोले, ये मेहनत करना नहीं चाहते, इतनी मेहनत नहीं करते। डेली 4-5 घंटे जो है सितार लेके बैठना, प्रैक्टिस करना नहीं होता इनसे। इन लोग नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग शुरुआत जो अपनी नौकरी शुरू किया वो जलगाँव से शुरू किया। और जलगाँव में जो है इंटरव्यू दिया, वहाँ सेलेक्ट होकर मैं नौकरी कर रहा था। तो यहाँ पे मोहम्मद वज़ीर साहब, ये जावेद मियाँ के वालिद, उन्होंने जो है वहाँ से बुला के बोले, चाँद मियाँ यहाँ पे नौकरी खाली हुई है, आप फ़ौरन आ जाओ यहाँ पर, बोल के उन्होंने मेरे को यहाँ पे बुला के यहाँ पे नौकरी। और वो ठुमरी के बहुत लाजवाब गाने वाले थे। उनके वैसी ठुमरी में आज तक सुनाने, वो खान साहब, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे वो, और वो काफ़ी लाजवाब ठुमरी गाते थे। तो उन्होंने हमारे स्टाफ में थे, उन्होंने बुला के यहाँ पे मेरे को रखा है। तो जब मैं यहाँ पर हो गया, नहीं तो मेरा इरादा इतना दूर हो गया था, मैं बोला ठीक है, ये नौकरी वगैरह ये सब बाहर ही ठीक रहेगा, यहाँ तो नहीं होता। मगर जब नौकरी मिली, फिर आके मैं स्कूल भी खोला। बहुत कोशिश किया स्कूल के अंदर, बहुत कोशिश किया, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ। कोई सीखे नहीं, लोग सब प्रैक्टिस से भाग जाते थे, सितार लेते, सब लेते, शुरू करते, प्रैक्टिस किए, बोले तो नहीं आज ये हो सका, प्रैक्टिस नहीं हुई, कल ये नहीं हुआ। तो इसलिए उनके लिए गरां हो जाता ये सीखना। इस चीज़ की वजह से जो है वो मेरे से, मैं तो सिखाने के लिए 24 घंटे उनको तैयार रहा। ये भी बोला आप स्कूल को आइए, न तो मेरा ये गरीब खाना या फ्लैट इसके ऊपर आइए, या उसके बाद भी जो है वो लोग दिलचस्पी नहीं लिए। तो अब उनका नाम लेके तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता मैं। अगर ये भी हो सकता था कि प्रैक्टिस उनका नाम लेके करूँ तो बराबर ही करता था। तो ये ना करने की वजह से लोग इस बात से इस सितार को जो निकाले हज़रत अमीर खुसरो 3 तार का, उसके बाद 7 तार का सितार हुआ, ये लोग तरक्की करे। उस्ताद विलायत खान सितार के अंदर गायकी डाल दी है पूरी, और पंडित रविशंकर जो है सितार के 22-23 तार कर दिए, और उन्होंने इतनी शोहरत पॉपुलैरिटी कराया, वर्ल्ड फेम कर दिया सितार को पंडित रविशंकर ने। और उस्ताद विलायत खान साहब ने गायकी अंदाज़ किया। ये लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी आप हिसाब लगा के देखिए, इनके 2-4 शागिर्दी भी लीजिए। हालांकि ये लोग जो है इतने सीखने वाले लाखों इनके शागिर्द, मगर कोई नहीं निकल सके, 1-2 ही शागिर्द निकल सके, उनके बेटे या कोई। तो इतने बड़े बड़े उस्ताद लोग जब कोशिश किए लाखों को सिखाए, वो कर सके, तो मैं कहाँ से कर सकूँगा। इस वास्ते मैं ये चीज़ सोचा कि जो भी है वो है, अगर कोई लेता है तो आज की भी तारीख में किसी को लेने के लिए तैयार हूँ बराबर। सही बात है। अच्छा मुश्तबा अली खान साहब, अगर हम घराने की बात करें तो आपके घराने में और दूसरे घरानों में आप क्या मुख्तलिफ पाते हैं सितार को लेकर? देखिए, सितार तो मैं वालिद साहब से ही शुरू किया। वालिद साहब मेरे को, वो बीनकार थे, गुलकार थे वो। उन्होंने सितार मेरे लिए शुरू करे उन्होंने। हमारा घराना तो बीनकार व गुलकार का घराना है। और अच्छा। वो घराना जो है बड़े मोहम्मद खान साहब का घराना, और बड़े मोहम्मद खान वाजिद अली शाह के पास थे। और जैसे कि मेरे ये दादा अब्बास अली खान साहब उस्मान अली पाशा के पास पंसब मिलती थी उनको, वो यहाँ थे। तो ये यहाँ से मैं शुरू किया। बाद में फिर मैं ये देखा स्कूल में रहने के बाद कि थोड़ा लोगों को इधर राग़िब करने के लिए कुछ जो है फ़िल्म सॉन्ग्स भी बताया उनको मैं।
मैं बोला कि चलिए ये फिल्म सॉन्ग्स कम से कम ये तो ही बजाइए आप कम से कम। उस वक्त क्या तो कुछ लोग राग़िब हुए, 30-32 स्टूडेंट आने लगे। अच्छा। अगर मैं सितार बताता खाली, अगर ये करता तो उसमें 30-32 भी नहीं रहते, 2-4 ही रहते। जैसे उस्ताद बड़े उस्ताद विलायत खां और पंडित रविशंकर के 2-4 ही शागिर्द निकले हुए हैं। वैसे तो मैं उनको गाने भी बताया। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वो झलकियाँ जो आपने अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट को थोड़ा राग़िब करने के लिए, जी, जी। जो फ़िल्मी जी। जो फ़िल्मों में जो जी। सितार का इस्तेमाल जी, किया जी, गया, जी, जी। वो किस तरह थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को भी जी, ज़रूर, बताएँ। ज़रूर। एक फ़िल्मी गाना पेश है आपके लिए। एक गज़ल पेश है। वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल, शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। मुश्तबा अली खान साहब, जी, थोड़ा जी। सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। मुश्तबा अली खान साहब जो हैदराबाद के मायानाज़ सितार नवाज़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें और बहुत सारे संगीत से जुड़ी बातें आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। मौसीकी के आसमान का दरख्शां सितारा यानी हैदराबाद के मायानाज़ सितार नवाज़ उस्ताद मुश्तबा अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से पहले आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की, हमें बताई। बातचीत के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि झाला
जो काफ़ी मशहूर है, सितार पर बजाया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि वो आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस तरह देखिए, जो आपने पहला परफॉर्मेंस जो दिया था, जो जहन के किसी गोशे में महफूज हुआ होगा कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या था, या फिर आपके वालिद मोहतरम उस प्रोग्राम को सुना था, देखा था, उस बारे में इस शो के ज़रिए ज़रूर बताइए। एक प्रोग्राम आप जिक्र किए, मैं बता रहा हूँ, ऑल सेंट्स स्कूल में 61 में जी एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में, मैं भी प्रोग्राम दिया था ऑल सेंट्स स्कूल में। तो 61 की बात है ये। उस वक़्त मैं जो प्रोग्राम दिया था उसमें बहुत खुश हुए पूरे लोग, और उसके प्रोग्राम का ख़त्म होने के बाद जो लोगों में बात हुई कि अरे ये लड़का सितार बजाता, सितार से छोटा है मगर ये सितार के डंडी पे हाथ कैसा लेके जाता। तो मैं उस वक्त उठ के जो है सितार को हाथ लगाता था। आप काफ़ी छोटे थे। बिल्कुल, सितार बड़ा था, मैं छोटा था। अच्छा। तो खैर वो हुआ ये कि वो तो दौर गुजर गया। उसके बाद में जो है फिर सितार बजाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक बहुत बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। उस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी लोग आए थे। उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो काफ़ी, मैं जुम्मा भी करवाया था कुछ पाकिस्तान के और इधर के गवैये वगैरह ये सब, उनका प्रोग्राम हुआ था। वो प्रोग्राम के अंदर मुझे बजाना देखकर बहुत खुश हुई। जब वाली साहब देखे थे, वो देख के बोले कि अब जो है तुम बाहर बजाने के काबिल हुए हैं, अब तुमको इजाज़त है बाहर बजाने की। तो फिर उसके बाद वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मुझे इत्तेफाक हुआ कि ये ऑल इंडिया रेडियो की चेन बुकिंग मिली मुझे। वो चेन बुकिंग ये होती कि वो जो है औरंगाबाद में और जगदलपुर में और जलगांव में और दिल्ली में और रोहतक में, ये पूरी जगह में जाके चेन बुकिंग ये होती कि जाना, प्रोग्राम देना, साइन ले लेना, फिर दूसरी जगह चले जाना। तो ऐसी चेन बुकिंग भी रेडियो की तरफ से मिली। और ये विविध भारती जो प्रोग्राम अनुरंजनी आता है प्रोग्राम, उस अनुरंजनी प्रोग्राम में भी मुझे मौका मिला। एक बहुत अच्छे स्टेशन डायरेक्टर थे वेंकटेश गोडखिंडी, उन्होंने मेरे को ये विविध भारती का चांस दिलवाया। और उसके बाद उन्होंने ये चेन बुकिंग में धारवाड़ तक चेन बुकिंग करवाई मेरी। वहाँ जाके मैं एक विजिटिंग आर्टिस्ट की हैसियत से जो है ये सब रिकॉर्डिंग दिया पूरे ऑल स्टेशंस के ऊपर। ये पूरे स्टेशन है और औरंगाबाद वगैरह ये वो। तो मेरे को इस चीज़ का भी जो है शरफ़ है कि मैं विविध भारती में भी बजाया, और जो आकाशवाणी स्टेशन है वहाँ पे चेन बुकिंग हुई तो उसमें भी जाके जो है मैं प्रोग्राम बजाया। ये प्रोग्राम के बाद एक मेरे को मंगलवार सी प्रोग्राम मिला, मंगलवारी सभा बोल के एक ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम एवरी ट्यूसडे होता 10 to 11, वो प्रोग्राम में भी बजाने का मेरे को मौका मिला और वहाँ पर भी प्रोग्राम दिया। वहाँ पर भी जो है मैं प्रोग्राम देने के बाद काफ़ी दाद मिली पेपरों के ज़रिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अल्लाह के फजल से मुझे चेन बुकिंग भी मिली, जो इस वक्त नहीं है, वो उठा दिए हैं, नहीं है वो। तो अल्लाह के फजल से मैं 61 से ऑल सेंट्स स्कूल से, उसके बाद में पूरे लोगों के यहाँ तक के एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे गुलाम अली भाई आए थे, उनके साथ भी बजाने का इत्तेफाक हुआ मेरे को, और मोहम्मद हुसैन भाई आए थे। नहीं बिल्कुल, मैं वही जिक्र करना चाह रहा था कि जिस तरह आपने बताया चेन बुकिंग के बारे में, ये तो खैर ऑल इंडिया रेडियो या फिर विविध भारती किया जिक्र आपने किया, लेकिन जहाँ हम स्टेज को देखते हैं तो वहाँ पर आपने दिग्गज गज़ल सिंगरों के साथ
जी आपके इस सितार का साथ जी रहा। जी जी जी। तो उसमें मैं समझता हूँ गुलाम अली साहब का तो गुलाम अली आपने भाई जिक्र आए थे, जी जिस प्रोग्राम के अंदर में उनके साथ संगत करने का इत्तेफाक हुआ। और मोहम्मद हुसैन भाई भी आए थे यहाँ पे सिटी कॉलेज के सामने जो ग्राउंड है इंडोर जी जी स्टेडियम, उसमें वहाँ भी प्रोग्राम उनके साथ बजाने का इत्तेफाक हुआ मेरे को। और जी यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हुई कुछ रेडियो के ख़ास लोगों की, तो यहाँ पर भी बजाने का हुआ। तो मैं संगत में भी अल्लाह के फजल करम से इन्हीं लोगों के साथ बजा चुका हूँ। अच्छा मुश्तबा अली खान साहब, एक सवाल ये है, जिस तरह आप सोलो परफॉर्म करते हैं और फिर जब इतने बड़े दिग्गज गज़ल सिंगरों का आपके साथ बजाना, आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि उनकी गायकी, उनका ठहराव, उनका जो स्टाइल है, उनको आप फॉलो करते हुए बजाना पड़ता है। तो कुछ कुछ दुश्वारियां पेश आती हैं, या फिर आपकी प्रैक्टिस होती है, या फिर आप लगातार स्टेज पर जो परफॉर्म करते हैं उसके तजुर्बे की बिना पर आसानी के साथ ये काम हो जाता है? ये बड़ी अच्छी बात पूछी आप, फ़नी नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत रखती है बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, ग़ुलाम अली भाई भी गाए तो उन्होंने जो चीज़ में गाए, इत्तेफाक की बात है, उन्होंने ये बोले थे कि ये जो मैं राग में गा रहा हूँ, इस राग में बहुत कम लोग गाए बजाए हैं और ये राग में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने राग बोल के आलाप जो शुरू किए, उस वक़्त ही जो है मेरे को देखे मुस्कुरा के, तो मैं उसके बाद मुझे मौका दिए अपनी आस्थाई ख़त्म होने के बाद। और इत्तेफाक की बात है, ये महफ़िल के अंदर जावेद तबले के ऊपर थे, तो उन्होंने देखे कि ग़ुलाम अली भाई मेरी तरफ देखे, देखते ही वो राग जो ग़ुलाम अली भाई गा रहे थे जिसमें गज़ल, वो राग अहीरी में था। तो तो मैं वो चाहता हूँ मेरे कि को हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा जी आप बजा के ये बताएं। जो वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुश्तबा अली खान साहब, हम जो देखते हैं कि ये जो सितार के 17 पर्दे होते हैं, लेकिन दौर बदल गया, जी वो हिसाब से आजकल कितने पर्दों का ये सितार आ रहा है, उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। हाँ जी, वो ज़माने में अचल ठाट था वो 17 पर्दों का, और इस ज़माने में जो है 22 पर्दे हो गए थे। चल ठाट है इसका नाम। वो अचल ठाट था, ये चल ठाट है। इसके 22 पर्दे रहते, आप कोमल तेवर को चेंज कर लेना पड़ता। अच्छा ये एडवांटेज है इसके अंदर। अच्छा, हाँ जने ज़माने की रफ्तार के हिसाब से जी बहुत सारी तब्दीलियां भी आ जी रही जी हैं। जी जी। तो आप ये तब्दीली के हिसाब से आपका जो बजाना होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेश आ सकता है, या फिर अगर आप सीखे हुए होते हैं तो क्या आसानी से इसको कैच कर सकते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, बाबा के ज़माने में तो अचल ठाट चलता था। अचल ठाट तो पहले वही चलता था, तो बाद में बाबा को मैं ये ज़िक्र किया, मतलब बाबा ये बजाने के लिए थोड़ा मुश्किल होती। ठीक है, ये चल ठाट भी चल रहा है आजकल, ये बड़े बड़े लोग जो पहले के अभी के हैं वो करे हैं, तो चल ठाट, तो मैं चल ठाट ही शुरू किया और चल ठाट ही बजाता हूँ बिल्कुल मैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ मुश्तबा अली खान साहब जब यहाँ पर आएँ तो जिस तरह आलाप है, आलाप भी आप बजा सकते हैं, या कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने तैयार की हैं, अगर आप इस सितार के ज़रिए सुनाना चाहते हैं तो जी जी, सुनाइए। एक गोरख कल्याण है, बड़ा प्लेजेंट राग है ये, मैं आपको सुनाऊँगा।
वाह, बहुत बहुत। हाँ हाँ। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा अली खान साहब, अभी हम बात करेंगे बॉलीवुड संगीत का। तो फिर देखिए, आज इस सितार को या फिर ऐसे हमारे जो देश के अहम इंस्ट्रूमेंट है उसको ज़्यादातर हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, आज का जो संगीत है उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है? बॉलीवुड के जितने भी सॉन्ग्स बनते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह नौशाद साहब का हम जिक्र करें या म्यूज़िक डायरेक्टर रवि साहब, इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे अपने गानों में। आज ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसकी अहम वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो गाने वाले हैं वो लोग इस इंस्ट्रूमेंट से वाकिफ़ रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा, पुराने गाने वालों में रफ़ी साहब है, और भी मन्ना डे साहब है, और भी जो ऐसे गाने वाले लोग हैं, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ से वाकिफ़ थे बिल्कुल। और ये आप जैसे कि कोहिनूर के अंदर मधुबन में राधिका ने जो मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गाए, उसके अंदर पूरा सितार बजा हुआ है, आखिरी में पूरा सितार बजता है। तो उसका मतलब जब तक ये लोग सितार से वाकिफ़ ना हो, वो लोग सितार यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ हो रहे हैं, वो ऐसे हैं इंस्ट्रूमेंट, वो समझ में आ जाते। जैसे बीट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, और यहाँ से पहले के जो सितारिये जो सितार बजाए हैं, आप देखिए कई सितारिये ऐसे ऐसे, जिसमें नौशाद साहब भी है और भी कई डायरेक्टर्स लिए हैं, उसके अंदर जो है उस्ताद रईस खां बजाए हैं सितार। तो ऐसे मालूम होता है जैसे कि सितार बातें कर रहा है। और गाने वाले एक एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्डिंग में तो लता जी ने तो ये बता दिया कि देखिए ज़रा रईस भाई को आ जाने दीजिए, रईस भाई आने के बाद ही मेरी रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऐसा भी हुआ। तो कहने का मतलब बजाने वाले का मेयार और जो सितार को समझने वाले हैं वो यूज़ करेंगे, जानेंगे, बुझिए। नहीं तो वरना आजकल तो ऐसा हो गया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप कीबोर्ड वगैरह इसको वगैरह वायलिन लगा दिए तो उसके ऊपर जो है पूरा आपको गाने की रूह निकाल देते हैं वो लोग, जो निकाल देने का है। मगर असल जो जानकार लोग हैं वो पहले के, बताया आपसे, एक लता जी के साथ है, और रफ़ी साहब के भी कई ऐसे गाने हैं जिसके अंदर रईस खान साहब ने बजाया है। तो ये सब वाकफियत इंस्ट्रूमेंट से होना पड़ता उनको, तो वो बराबर है। सारंगी को भी देखें कई जगह, आप देखिए पाकिस्तान में जैसे कि सारंगी बजी है, किस तरीके की, कैसा बजाए हैं सारंगी, देखिए देखने में नहीं आती। तो ये सब चीज़ों के लिए इंस्ट्रूमेंट से वाकफियत बेहद ज़रूरी है। मुस्तफ़ा अली खान साहब, अगर बॉलीवुड से इन सारे इंस्ट्रूमेंट का वजूद ख़त्म हो जाए तो फिर इसके सीखने वाले भी कम होते जाएंगे और धीरे धीरे ये साज का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, इसको कायम रखने के लिए या फिर इस जैसे इंस्ट्रूमेंट को जो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान कह सकते हैं, इसको अगर कायम व दायम रखना हो तो फिर बॉलीवुड में एक नया सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, एक नया ट्रेंड आना चाहिए। जी हाँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उसके लिए तो एक ही बात यह है कि हम तो कुछ भी नहीं है। पंडित रविशंकर बहुत कोशिश की है इस इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और उस्ताद विलायत खां, ये लोगों के लाखों में शागिर्द थे। तो जो ये लोग तपस्या किए हैं और उनके जो शागिर्द हैं वो लाखों में है वो, मगर उनसे उतनी तपस्या नहीं हुई। कोई तो थोड़ी जगह पे दूसरी सीढ़ी चढ़ के नीचे उतर गया, कोई 4 सीढ़ी चढ़ के छत तक, कोई 10 सीढ़ी नहीं चढ़ सका। तो जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट दूर जा रहा है। अभी भी लोगों को चाहिए, अगर इंस्ट्रूमेंट की सही आवाज़, अगर सही इंस्ट्रूमेंट अगर बजाना है, उसके अंदर उतरना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा, उसको बजाना पड़ेगा।
जब तक आप बजाएंगे नहीं, हासिल नहीं करेंगे, वो चीज़ को नहीं कर सकेंगे कुछ भी। ऐसा ही होगा वो। मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के इतने शागिर्द ना होने के बावजूद भी सितार फिर भी पीछे रहा। हालांकि बहुत कोशिश की है पंडित रविशंकर, तो वो कोशिश की है कि बाहर ही जाके रह के 25 साल तक लोगों को बताए कि सितार सितार। कई अंग्रेज सितार बजाना शुरू कर दिए, लेकिन कोई अंग्रेज ऐसा सितार नहीं बजाया जैसा कि हमारे पास जो सीख के बजाते हैं। बजाए, आ गए, 9वीं सीढ़ी चढ़ गया, 8वीं सीढ़ी चढ़ गए, मगर 10वीं सीढ़ी नहीं चढ़ा। 10वीं सीढ़ी इस वास्ते नहीं चढ़ा, उतनी तपस्या कोई नहीं करे। ये सब लोग अभी तक एट प्रेजेंट जो है 2 सितारिये हैं जो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। एक तो है उस्ताद शाहिद परवेज़, और दूसरे जो है पंडित बुद्धादत्य मुखर्जी। अच्छा। बुद्धादत्य मुखर्जी कलकत्ते के हैं, बॉम्बे के हैं शाहिद परवेज़। ये 2 सितारिये ऐसे हैं, अब इनको हम जान सकते हैं, इन तक ही सितार कायम है। समझिए आप, ये लोग इतनी तपस्या मेहनत किए हैं कि सितार को कायम रखे ये लोग। इनके शागिर्द तो 20 शागिर्द हैं इनके, मगर कोई जगह पे नहीं पहुंच सका। 20 शागिर्द है कि 2 आगे बढ़ेंगे तो फिर सितार के आगे बढ़ेंगे कैसा। तो हर एक को चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे जितना वक्त देना चाहिए वो वक्त अगर आप देंगे, तपस्या करेंगे तो हासिल कर सकेंगे, हो सकेंगे इस जगह के ऊपर फायज़। नहीं तो फिर जो है वही बात होगी कि जो है 10 हिस्से करना था, हम 1-2 हिस्से करें, 1 हिस्सा सीखे, यही बात नहीं, लेकिन एक बात है मुश्तबा अली खान साहब, जब आप सितार सीखते हैं तो सोलो परफॉर्मेंस का भी सिलसिला चल पड़ता है। इंटरनेशनल बहुत सारे शोज़ में हमने देखा है सितारिस्ट जो है जुगलबंदी वगैरह करते दिखाई देते हैं। तो ये शोज़ की हद तक ही ये सितार महदूद हो गया है, बॉलीवुड तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह आप बोलते हैं कि भाई जो सिंगर है उसको इंस्ट्रूमेंट की उतनी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से, या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर को वो चीज़ लाना नहीं चाहते हैं, है ना? यही है। म्यूजिक डायरेक्टर जब लाएंगे कि जब कोई वैसा बजाने वाला मेयार का हो। रईस खान साहब के लिए रिकॉर्डिंग नहीं, आपने 2 जनों का तो जिक्र किया है, कलकत्ता के हैं, फिर दूसरे। हाँ, तो फिर उनके ज़रिए तो ये इंस्ट्रूमेंट को बॉलीवुड तक पहुंचाया जा सकता है, वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर इसको यूज़ कर सकते हैं अपने गानों में। वो इतना टाइम ही नहीं है कि जाके वो म्यूज़िक के जो है फिल्म इंडस्ट्री में अपने बाज को इंट्रोड्यूस करवाएं। वो इतना बिजी रहते हैं अपने प्रोग्रामों के। हाँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखिए, उनको सोलो परफॉर्मेंस से ही फुर्सत नहीं मिलती। उनके बहुत सारे शागिर्द होते हैं, भाई उनको भी वक्त देकर ये सारी चीज़ों को सिखाते हैं। और फिर जैसे वक्त मिलता है कि आप जिस तरह इंटरव्यू में आए, वो भी इंटरव्यू देते हैं, फिर बहुत सारी बातें शेयर करते हैं अपने शागिर्दों के साथ, है ना? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मसरूफियत की वजह से भी ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा है। गुफ्तगू का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि एक रोमांटिक राग, जिसे हम राग झंझोड़ी कहते हैं, वो थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को जरूर जरूर। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुश्तबा अली खान साहब, ये जो राग है, राग के भी कुछ औकात होते हैं जो राग काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, तो इसका जो टाइम मख्तस है वो किन औकात में इस राग को हम छेड़ सकते हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। ये जो झिझुटी आप राग सुने मेरे से, ये शाम का राग है। अच्छा, ये शाम का राग है झिझुटी। और इसके पहले जो मैं आपके सामने जो राग बजाया गौड़ सारंग, वो जो है दोपहर का राग था। अच्छा, जो गौड़ सारंग आपको सुना है दोपहर का। लेकिन आखिर में आपको मैं एक ठुमरी सुना दूंगा, बिल्कुल, मिशिर पहाड़ी में, जिसके बोल है, मैं हूँ दीवानी तेरे प्यार में, बेदर्दिया कैसे कटेगी इंतज़ार में। क्या बात। मिशिर पहाड़ी में। ठुमरी के बोल हैं, मैं हूँ दीवानी तेरे प्यार में, बेदर्दिया कैसे कटेगी इंतज़ार में।
तुझ बिन मोहे कछु ना सुहावे, बिरहा की रैना मोहे डरावे। अब तो भलम घर आजा हो आजा, लागे ना मनवा बहार में, कैसे कटेगी इंतजार में। हाँ हाँ। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुश्तबा अली खान साहब, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी आपसे गुफ्तगू की जा सके या फिर आपके सितार के ज़रिए बहुत सारी धुनें हम सुन सकें। तो चलते चलते अगर कोई नौजवान इसको सीखना चाहता है, इस इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा, आपकी राय क्या रहेगी, ज़रूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये साज जो है तपस्या मांगता, क्योंकि ये जो तार है, तार में से सुर निकालना पड़ता, तो इसके लिए उसको तपस्या की ज़रूरत है। अगर वो किसी दूसरी चीज़ हासिल करने में अगर 1 घंटा निकाल रहा है, तो इसके लिए 4 घंटे निकालना पड़ता, क्योंकि तारों पे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए एक ही बात है, एक हिस्सा सीखिए और 10 हिस्से तपस्या करिए और 100 हिस्से जो है सुनिए लोगों को। तो उसमें ये मालूम होगा आपको कि मैं क्या तपस्या कर रहा हूँ और क्या सीख रहा हूँ। और ये साज में एक ही बात है कि हर आदमी इसको अपना सकता, शर्त है कि करनी चाहिए, इसके अंदर तपस्या चाहिए। ये साज सबसे ज़्यादा तपस्या मांगता। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल साज जो है सारंगी है। सारंगी तो ऐसा है कि वो जो पीछे से ऐसे बजाना पड़ता वो, लेकिन वो साज में भी अगर कोई सारंगी या प्लेयर जो है अगर तपस्या ना करे तो लटक के रह जाता वहीं कि मैं ये बजाना नहीं आता मेरे को। तपस्या करने वाले बराबर करते। तो ये 2 साज जो है बहुत तपस्या मांगते समय, सितार और सारंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर की, हमसे आप बातचीत के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुश्तबा अली खान साहब। ये आपका भी बेहद शुक्रिया जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके लिए मैं आपके लिए बेहद, और जनाब जाहिद अली खान साहब और आमिर अली खान साहब का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। 2-3 दहाकों से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और ये जो इंटरव्यू में आप बुलाए हैं, मैं आपसे भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ अपना। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।